Hello everyone, good morning. Hello, good morning, ma'am. Yes, good morning. So we'll start. So in the last lecture you have learned about like what is reconciliation हमने देखा था, फिर एडवांस जर्नल एंट्री क्या होता है, कैसे पास करते जर्नल एंट्री वो हमने देखा। आफ्टर दैट कंपनी का थियोरी टॉपिक हमने देखा, कैसे मतलब क्या होता है कंपनी एंड उसके फीचर्स क्या है वो हमने लेक्चर्स में पढ़ लिया था। एंड आफ्टर दैट हमने डेप्रिसिएशन का टॉपिक देखा। डिप्रिसिएशन होने का कंपनी फाइनल अकाउंट तक हम लोग ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी फाइनल अकाउंट, मतलब कंपनी लोग फाइनल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या प्रिपेयर करते हैं वो लोग। एंड नॉर्मली हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपनी के लिए। कंपनी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो वो लोग के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद वो लोग के पास P&L होता है, जैसे कि रेवेन्यू स्टेटमेंट होता है और वर्टिकल बैलेंस शीट्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स होता है। फिर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंपनीज क्या क्या मेंटेन करती है, तो उसमें से मैं आपको एक चीज़ और बता दी, दैट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी प्रिपेयर करती है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स होता है, P&L बैलेंस शीट, ये सब कंपनी प्रिपेयर करती है। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। आपको क्या दिख रहा है, ये स्क्रीन देखो आप, क्या दिख रहा है आपको, ये इमेज से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो जैसे नॉर्मल खड़ा था वो इंसान, लेकिन जैसे उसके ऊपर से पैसे आ रहे हैं तो वो कैसे खुश हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे पैसे से रिलेटेड कुछ है, पैसा आया तो लोग खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वही देखना है कि पैसे कैसे आते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं और ये फ्लोइंग चालू है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है यहाँ पे। सो पहले पैसे आ रहे थे, पैसे जो आ रहा है वो फ्लो होके आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये सब पढ़ना है ये टॉपिक के अंदर। सो अब सोचो ये कौन सा टॉपिक होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये क्या सोच रहा है। अब ये देखो ये पर्सन क्या सोच रहा है वो आपको मैं बता दी हूँ। ये सोच रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 को उसके पास कितना रुपया था, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो गया, वो ये पर्सन सोच रहा है। मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही वाज होल्डिंग अ कैश रुपीज 10 लाख रुपीज, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 31 मार्च 2020 ही इज होल्डिंग अ रुपीज 18 लाख। दैट मीन्स आप यहाँ पे आप सोच सकते हो कि स्टार्टिंग में इसके पास 10 लाख रुपया था, एंड जैसे ही उसका साल खत्म होता है 31 मार्च 2020 यहाँ पे आएगा, वो साल उसका खत्म होता है तो उसके पास 18 लाख हो जाता है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज 8 लाख का डिफरेंस आ रहा है। दैट इज स्टार्टिंग में आपने जैसे आपका ईयर स्टार्ट हुआ था 2019 का फाइनेंशियल ईयर, तभी आपके पास 10 लाख रुपए कैश था, होल्डिंग किया था आपने, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना हो गया, 18 लाख हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस देखना है कि कितना डिफरेंस हुआ, मतलब स्टार्टिंग में कितना था, एंड में कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 लाख। 8 लाख का डिफरेंस आपको पता होने के बाद आपको देखना है कि बढ़ा कम हुआ है, ये डिफरेंस बढ़ा। मैम हेलो 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 यस बोलिए ना। मैम, ये जो 31 मार्च 2020 होगा ना? यस यस, मैंने वही बोला, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 31 मार्च 2020 आएगा यहाँ पे। अच्छा, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, यस यस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वही सोचना है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे को 10 लाख रुपए मेरे हाथ में है, और 31 मार्च 2020 को क्लोज हो रहा है उसका फाइनेंशियल ईयर, तो उसके हाथ में 18 लाख है। तो आपको ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, दोनों चेक करके उसका डिफरेंस निकालना है आपको। यहाँ पे हमने देखा डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 8 लाख का है। तो वो डिफरेंस जो 8 लाख का है वो आप सोचो अभी बढ़ा या कम हुआ, पैसा आया या गया, वो आपको सोचना है। आया ही होगा, बट ऑब्वियस मेरे पास 10 लाख रुपया था, ईयर एंड में आके चेक कर रही तो 18 लाख हो गया, मतलब 8 लाख रुपया मेरे पास और आया। तो पैसा आया उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश होता है मतलब मेरे बिजनेस में इनकमिंग ऑफ कैश हो रहा है। आप बोल सकते हो कि पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, मतलब आपकी टॉपिक का नाम क्या है, कैश फ्लो। मतलब आपको यहाँ पे पूरे टॉपिक में यही चेक करना है कि आपके पास ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस इंक्रीज होके आता है दैट मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, अगर डिफरेंस आपका कम होता है दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब फॉर एग्जाम्पल सही है, तो जैसे मैंने आपको इनफ्लो ऑफ कैश का एग्जाम्पल दिया, अगर मैं आउटफ्लो का एग्जाम्पल दूँ, मतलब ओपनिंग में आपके पास 1 अप्रैल 2019 को अगर आपके पास 10 लाख रुपीज हाथ में है, और 31 मार्च 2020 को आप जाके अगर चेक करते हो तो आपके पास सपोज 8 लाख रुपीज ही है। मतलब ओपनिंग में 10 लाख था, क्लोजिंग में 8 लाख हो गया,
मतलब 2 लाख का डिफरेंस आया, 2 लाख कम पड़ रहा है, मतलब ये आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोग को ये टॉपिक में क्या पढ़ना है, हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, जहाँ पे आपको पता लगाना है कि कैश फ्लो में आपका क्या इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो, मतलब दोनों का डिफरेंस चेक करो। दोनों का डिफरेंस क्या है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपको क्या है वो आपको यहाँ पे चेक करना है। तो हम लोग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, विल गो अहेड। दैट इज, यहाँ पे आप देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपनी है, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है आपको, उसमें देखो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, फिर कंपनी के पास देखो सेंटर में जो दिख रहा है बिल्डिंग जैसा, वो कंपनी है, और यहाँ से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और पैसा आ रहा है देखो कंपनी के पास। ये लोग शेयर होल्डर बोल सकते हो, अभी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, ये लोग ने इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये लोग पैसा देते हैं और कंपनी के शेयर्स लेके जाते हैं, मतलब कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट रहेगा तो कंपनी शेयर इशू करती है। तो कंपनी का अगर ये शेयर इशू कर रही है तो पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब यहाँ पे इनफ्लो ऑफ कैश होता है। ये मैंने आपको इनफ्लो ऑफ कैश का ट्रांजेक्शन बताया, ये इनफ्लो हो रहा है। अभी इनफ्लो होने के बाद अभी ये कंपनी के अगर ये आउटफ्लो भी तो होगा ना, बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसे देने भी पड़ते हैं। हो सकता है ये रेंट पे हो, यहाँ पे जो हाउस दिख रहा है आपको, बिल्डिंग का ही कुछ पार्ट हो या फिर वो रेंट पे है तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जो अंदर स्टाफ्स है वो लोग को वेजेस, या फिर वर्कर्स होंगे अगर कंपनी में आपके पास, तो वो लोग को वेजेस या सैलरी वगैरह आपको पे करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं, तो यहाँ पे पैसे कैसे आएंगे, कैसे जा रहा है, वो आपको यहाँ पे देखना था। ये इमेज में मैंने आपको वो बताया। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पढ़ना है। तो यहाँ पे 3 टाइप की एक्टिविटी होती है। कैश फ्लो क्या बताएगा, सी यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो कैश फ्लो है ये स्टेटमेंट है। ये जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो है, जो है वो स्टेटमेंट है, ये अकाउंट्स नहीं है। बिकॉज अगर ये अकाउंट्स होता तो हम लोग एवरी ईयर, हम लोग एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करना पड़ता है। बट ये मेरा स्टेटमेंट है, आप जब चाहे कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है आपके बिजनेस में, अगर आप वो चेक करना चाहते हो, या यू कैन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एनी टाइम, बिकॉज दिस इज द स्टेटमेंट यू कैन प्रिपेयर एट एनी टाइम, वीकली, मंथली, ईयरली, इफ यू वांट, डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस। कैसा बिजनेस है, अगर आपके बिजनेस में ज्यादा पैसा आ रहा है तो आप सोचो ना, डेली करो, डेली आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कैश फ्लो का। तो आपको डेली एट द एंड ऑफ द डे भी आप बना सकते हो ये, जिससे आपको आइडिया आएगा। तो यहाँ पे आपको वही बताया कि यहाँ पे देखो क्या बोला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन कैश पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। मतलब अभी हम लोग ने तो ईयर ऑफ स्टार्टिंग में देखा कि मेरा ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना हो गया। आपको कभी कभी ये लोग क्या कर सकते हैं, 2 ईयर भी दे सकते हैं कि 2018 में मेरे पास इतना था, 2019 में मेरे पास इतना है, तो 2 ईयर में भी कितना चेंजेस हो गया, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपको स्टेटमेंट जो बताएगा वो क्या बता रहा है, ये आपको चेंजेस बता रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है आपके इधर, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एक्टिविटीज है, वो तीनों को यहाँ पे अलग अलग बाइफर्केशन किया हुआ है। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जब आपको प्रिपेयर करना है तो तीनों के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट बोला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड बोला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट बोला है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या होता है। फर्स्ट बोला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे देखो बताया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब आप यहाँ पे क्लिक कर हो सकता है आपको कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इसका मतलब क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब रिलेटेड टू योर बिजनेस, मतलब कोई पर्सन का रिलेट, मतलब बिजनेस है और वो बिजनेस में उसके कितना गुड्स बेचता है, कितना सर्विसेज उसने दिया, कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, कितनी सर्विस ली, कितनी सर्विस दी तुमने, डे टू डे एक्टिविटीज में मालूम पड़ेगा। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके पास पैसा आ रहा है या पैसा जा, ओनली कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएगा। कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे मैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं ना यार, क्योंकि बिजनेस में अगर कैश फ्लो हुआ, फ्लो कैसे होगा, इन या आउट, पैसा आ सकता है या तो पैसा जा सकता है, 2 ही चीजें हो सकती है। तो हम लोग को अगर आपका ट्रांजेक्शन पैसे से रिलेटेड है तो ही इधर आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल से एक पर्सन है, उसका बिजनेस है, मैंने सेल्स किया बट वो कस्टमर मुझे पैसे अभी नहीं दे रहा है, क्रेडिट पे सेल्स किया, तो यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज मेरे बिजनेस में कैश इनफ्लो हुआ ही नहीं है अभी तक।
सेल्स किया बरोबर है, लेकिन क्रेडिट सेल्स यहाँ पे नहीं आता है, बिकॉज हम लोग यही तो चेक कर रहे हैं कि बिजनेस में पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए मतलब पैसे आने तो चाहिए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे आता नहीं है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएगा, नॉन कैश भी नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताया है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने ये गुड्स बेचा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश इन फ्लो। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मतलब आपने किसी को सर्विस दी मतलब पैसा आने वाला है, तो ये सब रिसिप्ट साइड है, इनफ्लो होने वाला है। ये फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने बताया। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे बोला है कैश पेमेंट टू सप्लायर, आपने कुछ सामान खरीदा होगा और आपने उसको पेमेंट दिया, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाता है, ऐसे जा रहा है। आपने कुछ गुड सर्विस या कुछ भी खरीदा होगा, उसके लिए आपने पेमेंट दिया है। फिर आपको बोला है कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज, बट ऑब्वियस अगर आपका बिजनेस है तो आप लोग को सैलरी वगैरह देना पड़ सकता है, या फिर आपको स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हो सकता है वो लोग के पीछे। बाकी अदर एक्सपेंसेस मतलब आपका बिजनेस जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो वो रेंट पे होगा तो रेंट आपको देना पड़ेगा, या फिर और भी बहुत सारे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। सुना आप लोगों ने, समझ में आया आप लोगों को ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? यस मैम। ओके। हाँ, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट हम लोग ने देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब रिलेटेड टू योर बिजनेस, पैसे कैसे आएंगे वो आपको यहाँ पे सोचना है। नेक्स्ट आप लोग को क्या देखना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग ने मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी बता दिया है, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यहाँ पे दो फॉर्मेट है, दो मेथड है, आप बोल सकते हो कैलकुलेशन करने का। जरा देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड है, सेकेंड इनडायरेक्ट मेथड है। तो पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेट बताया है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट आप देख लो, ये डायरेक्टली आपको फॉर्मेट बना के दिया है। मतलब फॉर्मेट मतलब इतना कुछ नहीं है, पर यहाँ पे आपको फॉर्मेट बनाया है, उस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं उसको आप एक साथ में टोटल कर लो। रेवेन्यू मतलब सेल्स हुआ, अगर समटाइम्स डेटर से लेट पैसा आया तो आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो इंटरेस्ट ऑन डेटर्स हो गया, वो भी पैसा आ रहा है ना, बिजनेस से रिलेटेड ही है, तो वो सबको ऐड करना है आपको, जितने भी इनकम्स होंगे सब आप ऐड कर लो। उसमें से अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किया होगा आपके बिजनेस के लिए, सैलरी पेड किया माइनस करो, सप्लायर को पेमेंट किया माइनस करो, टैक्स पेड किया माइनस करो, बस बिजनेस का टैक्स पे किया रहेगा तो यहाँ से ही आएगा, तो आपको माइनस करना है। तो आपको लास्ट में मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो दिस वाज द माय डायरेक्ट मेथड, मतलब अगर आपको बोला किसी ने कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, तो डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मेट है, जितने भी बिजनेस इनकम है वो भी कैश से रिलेटेड, कैश इनकम को टोटल करो माइनस कैश एक्सपेंसेस जो रहेगा आपने पे किया है वो आप माइनस कर लो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ गया ये डायरेक्ट मेथड आप लोगों को? नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डायरेक्ट मेथड ज़्यादा है, मतलब आपको बनाना पड़ सकता है, ज़्यादा यूज होता है, मतलब इन ईजी भी है, पैसा कितना आया कितना गया ये ईजी है ध्यान रखने के लिए आपको। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट देख लो आप, इस तरह से है इसका फॉर्मेट। मतलब इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या है, थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा, मतलब आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, शायद हो सकता है आपके पास बैलेंस शीट भी हो, डिपेंड्स क्या भी हो सकता है आपके पास, तो उसके हिसाब से आपको ये प्रिपेयर करना है। तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट आपको दिया होगा, अगर फॉर एग्जांपल से अगर आपके पास पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको नेट प्रॉफिट वहां पे दिया होगा लास्ट में, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो नेट प्रॉफिट अगर दिया होगा आपको डायरेक्टली पीएनएल में से आप वहां से नेट प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपको पीएनएल नहीं दिया है और आपके पास सिर्फ बैलेंस शीट है, तो अगर आपके पास खाली बैलेंस शीट है तो आप क्या करोगे, खाली बैलेंस शीट है तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट दिखेगा, बिकॉज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पीएनएल बनाते हैं और वहां से मुझे जो नेट प्रॉफिट आता है तो मैं कैपिटल में ऐड करती हूँ, वो तो हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं, आपको क्या करना है वो भी ऐड करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि नेट प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा, अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वहां से आप ले सकते हो, नहीं तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में दिया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है एक्सपेंसेस, मतलब नॉर्मली आपने जो एक्सपेंसेस जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है आप बोल सकते हो, या फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे कोई एक्सपेंसेस ऐड ऑन करके रखे हैं मतलब जिसका कैश से लेना देना नहीं है, या फिर कैश से सिर्फ आपने जैसे कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एग्जाम्पल अगर आपने जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर किए प्रॉफिट में से,
तो पैसा आया क्या आपके पास? नहीं, पैसा आया नहीं, ये तो जस्ट एक जेब से दूसरे जेब में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको कैश इनफ्लो नहीं बोलते हैं। तो भी अगर आपने गलती से एज ए एक्सपेंसेस से लेस कर दिया है आपने, तो अभी ऐड बैक करो। अभी आप क्या करो, अभी ऐड करो यहाँ पे। सी नॉर्मली हम लोग नेट प्रॉफिट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? अगर आप लोग को याद होगा, आपने जब डायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा, डायरेक्ट टैक्स अगर आपका हो गया, आई डोंट नो, तो वहाँ पे आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में पढ़ा होगा, हम लोग नॉर्मली नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हैं अगर आपने गलती से माइनस कर दिया होगा तो, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा वो। सो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने नेट प्रॉफिट है तो, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे आता है, आपकी इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ही आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट से आप स्टार्ट करो। अब नेट प्रॉफिट में से ऐसे कोई एक्सपेंसेस है जैसे कि डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, सिर्फ मेरा वैल्यू डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है, उससे वैल्यू रिड्यूस होता है। एक्चुअली पैसा आपको कम मिलता नहीं है कहाँ से, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो भी वो अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करके रखा है, तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लेस इनकम, मतलब अगर आपने कुछ इनकम लेस कर दी, यहाँ से जो बिजनेस का इनकम नहीं है वो भी आपने बताया होगा, आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, अभी मेरा बिजनेस तो यहाँ पे नॉर्मल ही है, नॉर्मल बिजनेस है मेरा, रेगुलर बिजनेस। वो बिजनेस में से मैंने कोई चीज स्क्रैप थी तो मैंने उसको बेच दिया, वो बेच के पैसे कमाना मेरा इनकम नहीं है, बिजनेस का इनकम नहीं है, तो आप यहाँ से लेस कर दो। फिर भी आपने पीएनएल में उसको इनकम में ऐड किया होगा, तो अभी आप लेस कर दो यहाँ से। तो ऐड, नेट प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस ऐड करना है, इनकम लेस करना है, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद आपको क्या करना है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये होने के बाद यहाँ पे हम लोग को वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस हुआ है, वर्किंग कैपिटल किसके रिलेटेड है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो यू विल गेट अ वर्किंग कैपिटल। नॉर्मली मतलब इतना तो आपको आइडिया है कि वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट एसेट से रिलेटेड होता है और करंट लाइबिलिटी के रिलेटेड से होता है। आपको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको पता है ये, अब क्या करोगे, सी तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, करंट एसेट आता है, करंट लाइबिलिटी आता है, बिकॉज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं, तो जो भी बचेगा वो मेरा वर्किंग कैपिटल होता है। तो यहाँ पे आपको उसका कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जिस ट्रिक दिया हुआ है जो आपको उसके हिसाब से सोच के अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके बिजनेस का करंट एसेट, मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यहाँ पे 2 साल का डेटा दिया होगा और 2 साल के डेटे में आपको कंपेरिजन करना है। 2 साल का डेटा, फॉर एग्जाम्पल से आपका ओपनिंग बैलेंस, करंट एसेट की बात करते हैं पहले कि डेटर, डेटर में ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए है। ध्यान से सुनना, डेटर का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपीज है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपने जाके देखा कि उसका 3 लाख की जगह पे 1.5 लाख हो गया है। इसका मतलब क्या है, मतलब जहां से मुझे स्टार्टिंग में ओपनिंग ईयर में 3 लाख रुपए कस्टमर से रिसीवेबल था, अभी एट द एंड ऑफ द ईयर जाके मैं चेक कर रही हूँ तो 1.5 लाख रुपए दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 1.5 लाख रुपए मुझे आ गया होगा, पैसा आ गया होगा मतलब आपके पास पैसा आया, इनफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ तो बिजनेस में ऐड कर दो। एक तो ये ट्रिक है। अदरवाइज आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो आप ऐड कीजिए, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसमैच हुआ लगता है मुझे, 1 सेकेंड। करंट एसेट अगर, ओह यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच क्या हुआ है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिसमैच हो गया है। तो इसमें ये ठीक है, ये हम लोग सम करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट मैंने आपको जो अभी एक्सप्लेन किया वो याद रखना है आपको कि अगर आपका करंट एसेट कम होता है मतलब आपको ऐड करना है, क्योंकि लॉजिक मैंने आपको बताया अभी। लॉजिक क्या बताया कि अगर आपका ओपनिंग डेटर्स 3 लाख रुपए है, क्लोजिंग डेटर अगर आप जाके चेक करें तो 1.5 लाख रुपए, इसका मतलब क्या हुआ, डेटर कम हुआ तो डिक्रीज इन डेटर हुआ, इसका मतलब क्या है, पैसा आपके पास आ रहा है, डिक्रीज इन डेटर होगा तो आपको यहाँ से ऐड करना है, मतलब पैसा आने वाला है। तो ये जो ऊपर जो ऐड में इंक्रीज इंक्रीज लिखा है ना, उसमें करंट एसेट में इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज लिखना है। करंट एसेट में ये इंक्रीज जो लिखा है ऐड में, वहां पे आपको डिक्रीज करना है, मतलब यहाँ पे इसका वर्ड ऐसा बनेगा, डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर आपका कोई भी करंट एसेट कम हुआ इसका मतलब पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है तो आप ऐड कर दीजिए। मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया डेटर का, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल से आप स्टॉक का एग्जाम्पल लो, आपके पास स्टार्टिंग में स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट है, यस स्टॉक करंट एसेट है। स्टार्टिंग में आपके पास स्टॉक था वो 5 लाख रुपए का था, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने जाके देखा कि स्टॉक आपका 10 लाख हो गया, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने 5 लाख का स्टॉक परचेज किया होगा, परचेज किया होगा
तो आपका पैसा आएगा कि जाएगा? परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब आपकी तरफ से आउटफ्लो हो रहा है, मतलब आपको लेस करना है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि पैसा जा रहा है तो लेस कीजिए, पैसा आ रहा है तो ऐड कीजिए। ये फर्स्ट थिंग था। अदरवाइज इस तरह से याद नहीं रहता, तो आप सेकंड चीजें याद रखो कि अगर आपका करंट एसेट कम हुआ तो आपको ऐड करना है, अगर आपका करंट एसेट इंक्रीज हुआ है तो आपको लेस करना है। जैसे कि अभी मेरा स्टॉक इंक्रीज हो रहा था, 5 लाख की जगह पे 10 लाख हो गया, मतलब मेरा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ तो पैसा जा रहा है, मतलब यहाँ से आप लेस कीजिए। समझ में आ गया आपको? बाकी बराबर है यहाँ पे। बाकी आपको क्या करना है, आपको दो जो चेंजेस करने हैं वो क्या क्या चेंजेस करने हैं आपको, यहाँ पे ये चेंज करना है। अगर आपका करंट एसेट इंक्रीज हो यहाँ पे, मतलब जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो लिखा है ना इंक्रीज की जगह पे, उसको डिक्रीज करना है आपको, ठीक है? तो इसका शॉर्ट में आपको बता दूंगी इसका शॉर्ट फॉर्म, लेकिन अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपको ये चीजें याद रखनी है। करंट एसेट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप लेस करोगे बिकॉज पैसा जाने वाला है। ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया स्टॉक का। अगर आपका एसेट इंक्रीज हो गया तो मैंने आपको बताया अभी पैसा आने वाला है, मतलब जाने वाला है, वो क्लियर हो गया। अगर आपने इनको जो मैंने डेटर से आपको मैंने दो एग्जांपल दिया, एक तो डेटर का एग्जांपल दिया और एक स्टॉक का एग्जांपल दिया। स्टॉक मैंने क्या बोला, स्टॉक 5 लाख का था 10 लाख हो गया, मतलब पैसा गया क्योंकि बढ़ गया स्टॉक से। कोई भी ए हो सकता है, स्टॉक आ रहा है मतलब पैसा जाएगा, सीधी सी बात है, पैसा जाएगा मतलब लेस कर दो। करंट एसेट बढ़ा, लेस करो। करंट एसेट कम हुआ, ऐड करो। अगर आपने एक भी चीज याद रखी ना तो उसका अपोजिट आप लगा सकते हो। जैसे कि करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में आप ले लो कि आपने लोन लिया, आपने किसी से लोन लिया, लोन लिया तो पैसा आएगा भी जाएगा। लोन लिया है तो पैसा आएगा, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि करंट एसेट, अगर करंट लाइबिलिटी आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपको ऐड करना है, डिक्रीज हो रहा है तो लेस करना है। ये चार चीजें मैंने आपको बता दी अभी, कब क्या करना है वो आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आप लॉजिक अप्लाई करो। याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, या तो आप लॉजिक अप्लाई करो, पैसा आ रहा है तो ऐड करेंगे, जा रहा है तो लेस करेंगे, ये लॉजिक है। तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसमें से आपको टैक्स माइनस करना है। सो यू विल गेट अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मेरा इनडायरेक्ट का फॉर्मेट था। ये मेरा जो फॉर्मेट था वो इनडायरेक्ट का फॉर्मेट था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिख के बताया है, देखो नेट प्रॉफिट, एड एक्सपेंसेस, लेस इनकम, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही चीज़ है मैं यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पे मिस्टेकली हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया अच्छे से फॉर्मेट बना के। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है उसमें एक्सपेंसेस ऐड कीजिए, इनकम जो रहेगा वो लेस कीजिए, सो यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा है कि मेरा करंट एसेट डिक्रीज होता है, नॉर्मली यहाँ पे मैंने बताया कि अगर मेरा करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है ऐड करो। इसमें आपको डेटर का एग्जाम्पल याद रखना है। करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो डेटर का एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बताया था कि पहले 3 लाख था अभी 1.5 लाख हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ मेरा करंट एसेट। डिक्रीज क्यों हुआ, मतलब हो सकता है कि डेटर ने मुझे पैसे दे दिए होंगे, आपको यहाँ पे ऐड करना है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी रहेगा तो भी ऐड करना है, मतलब पैसा आया रहेगा। लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज कब होगी, जब मैं लोन लूंगी किसी से, तो इंक्रीज हो गई तो ऐड करना है। जब आपने लाइबिलिटी ली होगी अभी तो पैसा आया होगा तो ऐड कर रहे हैं। जब भी मैं लाइबिलिटी को रीपे करूंगी पैसा तो मेरा पैसा जाएगा, जाएगा तो लेस करो। यहाँ पे देखो लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी कम होगा मतलब पैसा जाएगा, मेरे सर से लाइबिलिटी भी कम हो रही है तो लेस करना है। तो ये लॉजिक था, या फिर ये इस तरह से याद भी रख सकते हैं। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जस्ट फॉर्मेट था। तो यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। मतलब अभी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो रिलेटेड टू योर बिजनेस अगर रहेगा तो कैसे रहेगा वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, दोनों का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ईयर दिया हुआ है यहाँ पे। ये आपने देखा हुआ, हम लोग नॉर्मली पीएनएल इसी तरह से बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल साथ में बनाया हुआ है। परचेज है, वेजेस है, मतलब एक एक्सपेंसेस भी हुआ है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे बाय सेल्स भी दिया हुआ है। सेल्स का टोटल अगर आप लोगे 9 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। यहाँ पे कॉमा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दो। तो 10 लाख ये हुआ है, तो उसमें से अगर आपने परचेजेस और वेजेस माइनस किया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सब चीजें जो दी है इसमें से आपको सोचना है कि आपके बिजनेस की कौन सी है, वही आपको हाथ लगाना है। जैसे कि आपने जो परचेज और सेल्स किया होगा, सेल्स करने से क्या होगा,
बिजनेस में सेल्स होता है, सेल्स करने से पैसे। बट यहाँ पे देखो क्या बोला, कैश और क्रेडिट दोनों बताया है, लेकिन अब ध्यान रखना कैश इनफ्लो पढ़ रहे हैं हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो कैश फ्लो जब होगा आपके बिजनेस में तो ही आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपने सामान बेचा और पैसा आया मतलब कैश इनफ्लो होगा डेफिनेटली, बट आपने सामान बेचा और पैसा ही नहीं आया, दैट मीन्स आपने क्रेडिट सेल्स किया है। जब आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हो तो पैसा नहीं आएगा, तो क्रेडिट सेल्स को हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग क्रेडिट सेल्स को इग्नोर करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हमारा फॉर्मेट क्या था, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या है, आपका जितना भी रेवेन्यू है सबको ऐड करो, एक्सपेंसेस माइनस करो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो पूरा ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद आप इनकम ढूंढो पहले, तो बिजनेस इनकम, रेवेन्यू हम लोग को टोटल चाहिए ना, तो एक तो सेल्स मिल गया, कैश सेल्स, दैट इज 9 लाख, आपको 9 लाख ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और क्रेडिट साइड में देखते हैं, दैट इज बोला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसको बेचा तो उधर से आपको प्रॉफिट हुआ, ये मेरे बिजनेस का इनकम नहीं है, मतलब मेरा प्रॉफिट, मतलब ये इन्वेस्टमेंट बेचना खरीदना ये मेरा बिजनेस नहीं है, तो उसका प्रॉफिट मेरे बिजनेस में नहीं आएगा, इसको इग्नोर करेंगे। मतलब ये मेरा इनकम है लेकिन ये मेरा बिजनेस इनकम नहीं है, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब रिलेटेड टू योर बिजनेस, मतलब को दिया बहुत कुछ होगा यहाँ पे एक्सपेंसेस में, बट ये रिलेटेड टू योर बिजनेस होगा तो ही आपको लेना है। जैसे कि मेरे रिलेटेड टू बिजनेस के इनकम में क्या आया, सिर्फ एक ही आया, दैट इज योर कैश सेल्स। उसके बाद अगर आप डेबिट साइड में जाओगे तो आपको आपको क्या बोला है, देखो परचेजेस बोला है, ये भी परचेज आपके बिजनेस का है, मतलब कैश परचेज आप लेने का, क्रेडिट परचेज यहाँ पे आएगा नहीं, इसको इग्नोर करना है। वेजेस, ये बिजनेस में देना पड़ता है ना, वेजेस हम लोग को, लेबर्स को वेजेस देना पड़ता है, मतलब वेजेस मेरा एक्सपेंसेस है, वो आप माइनस करोगे, मतलब सेल्स में से आपको परचेज माइनस करना है, ओनली कैश परचेज माइनस होगा और वेजेस माइनस होगा, मतलब 9 लाख में से 6 लाख तो ये माइनस होगा, क्रेडिट वाला इग्नोर हो जाएगा और वेजेस ये वाला माइनस होने वाला है, मतलब 9 लाख में से 7 लाख ये माइनस हो जाएगा, 6 लाख फिर 1 लाख ये माइनस करोगे। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, मैंने आपको पहले ही बताया डिप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंसेस है, लेकिन वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, यहाँ पे पैसे जाते नहीं है, तो इसको इग्नोर करना है। उसके बाद सैलरी है, इस बिजनेस में एडमिन वगैरह को सैलरी भी होता है तो देना पड़ सकता है, सैलरी वगैरह स्टाफ को देना पड़ता है, और 50,000 वो भी माइनस कर दीजिए, स्टाफ को देना पड़ता है, मतलब रिलेटेड टू योर बिजनेस ही है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट नहीं, अगर आपने प्लांट बेचा है और उधर से नुकसान हुआ है तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, बिकॉज ये मेरा बिजनेस का लॉस नहीं है। मतलब अगर ये बिजनेस का लॉस होता तो आप यहाँ पे बता सकते थे, तो आपने बेचा खरीदना आपका यही काम है और वहां से प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, सेल्स लेना है, सेल्स में से परचेज माइनस करना है, वेजेस माइनस करना है और सैलरी माइनस करना है, बाकी को आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे दो एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, मतलब मेरे को डेटर से पैसा आया, आया मतलब इनफ्लो, इनफ्लो मतलब सेल्स में ऐड करो, रेवेन्यू है आपका, मतलब 6 लाख आपको ऐड करना है, पैसा आया है। फिर नेक्स्ट आपको बोला है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब आपने पेमेंट दिया है सप्लायर को, जब आपने परचेस किया होगा तो पेमेंट दिया, मतलब पेमेंट चला गया है तो लेस करो, मतलब टोटल इफेक्ट क्या हुआ, आपको सेल्स ऐड करना है 9 लाख रुपीज, उसमें से 6 लाख वो भी ऐड करना है, दैट इज इनकम। 9 लाख प्लस 6 लाख आपको यहाँ पे लेना है, दैट इज 15 लाख ये हो जाएगा, उसमें से आपको ये सब चीजें माइनस करनी है। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, इसका सोल्यूशन इस तरह से दिखेगा, देख लीजिए। कैश सेल्स था, हमने लिया कैश सेल्स 9 लाख, उसके बाद बोला कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, दैट इज अ कस्टमर 6 लाख रुपीज जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ, तो हम लोग ने टोटल लिया, दैट इज 15 लाख आया। उसमें से आपको 3 चीजें माइनस करनी है, 4 चीजें, कौन सी, एक तो आपने कैश परचेस किया वो क्रेडिट इग्नोर करना है, कैश परचेस किया है वो आपको माइनस करना है 6 लाख रुपया, तो आपने कैश पेड टू सप्लायर किया रहेगा, आपको यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट में बताया कैश पेड टू सप्लायर, ये पेमेंट टू क्रेडिटर है ना 4 लाख रुपीज, वो उसको बोलते हैं कैश पेड टू सप्लायर, तो आपको यहाँ पे लेना है, दैट इज कैश पेड टू सप्लायर 4 लाख रुपीज। उसके बाद कैश एक्सपेंसेस और भी हो रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में बताया है कि आपने वेजेस पे किया है 1 लाख रुपीज ट्रेडिंग में, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी बताया है 50,000, मतलब 1.5 लाख रुपए ये भी एक्सपेंसेस हो गया, वो भी आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अभी आप देखोगे आपका ये जो दिख रहा है नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया 3,50,000, मतलब डायरेक्ट मेथड तो इजी मेथड है, मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी होगी, और आप क्या करोगे उसमें से रिलेटेड टू बिजनेस जो रहेगा वो भी कैश ट्रांजेक्शन रहेगा, वही आप लोगे, अदरवाइज आप नहीं लोगे। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे सॉल्व करते हैं ये, डाउट है? हेलो, हाँ मैम समझा। ओके। सो ये जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, अभी हम लोग जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व करने वाले हैं।
इनडायरेक्ट मेथड मतलब जो आपको दिया हुआ है, जैसे आपको बोला है कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपको करना है यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, आपको बोला हुआ है, ये लाइन पढ़ लेना, डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है, बिकॉज अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मतलब डायरेक्टली है, सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या बोला है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2,50,000, आपको यहाँ पे बताया है कि प्रॉफिट आया है, आपको कितना आया है 2,50,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम, ये सब कंसिडर करने के बाद आपने इसमें से क्या क्या कंसिडर किया है 2,50,000 के अंदर, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट भी है 10,000, अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोटाइजेशन मतलब हम लोगों ने देखा था जैसे हम लोग टेंजिबल एसेट का डिप्रिसिएशन निकालते हैं वैसे इनटेंजिबल एसेट का अमोटाइजेशन होता है। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड भी है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको बोला है द फॉलोइंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ईयर दिया हुआ है, एक तो 2018 दिया, 2019 दिया, अभी यहाँ पे इन्होंने ईयर दिया है बट आपको बोला नहीं है कि ओपनिंग कौन सा है क्लोजिंग कौन सा है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो स्टार्टिंग का ईयर होगा दैट इज ओपनिंग, ईयर एंड होगा वो क्लोजिंग है, मतलब 2018 पहले आता है वो मेरा ओपनिंग होगा और 2019 मेरा बाद में आता है तो ये मेरा क्लोजिंग होगा। आपको हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, क्या करोगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सिर्फ नेट प्रॉफिट के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, ओनली नेट प्रॉफिट के टाइम पे, बट ये सब में आपको नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है दैट इज ऑफ 2,50,000, बट समटाइम्स ये लोग क्या करेंगे, आपको 2 साल का प्रॉफिट भी देंगे, अगर आपको बैलेंस शीट दिया है तो 2 साल का प्रॉफिट भी देंगे, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो ही ध्यान रखना है कि आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे, बाकी टाइम पे आपको हमेशा आपको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट आप देख लो, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, एग्जांपल 2 है, ये आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, फर्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना था, अब फर्स्ट कर लीजिए नेट प्रॉफिट, यहाँ पे लोगों ने लिखा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर आपको दिया हुआ आफ्टर ट्रांसफरिंग द जनरल रिजर्व, देख लेते हैं कितना है। सो हम लोग का नेट प्रॉफिट है वो 2,50,000 है, कैसे पता चला, देखो यहाँ पे बताया हुआ 2,50,000 प्रॉफिट, आपको फॉर्मेट आपको स्टार्ट करना है और 2,50,000 आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको बोला है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, तो आपको क्या करना है, ये सब चीजें ऐड करनी है, क्योंकि ये सब चीजें मेरे आपने क्या किया, आपने आफ्टर कंसिडरिंग बोला है, देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम, मतलब ये सब एक्सपेंसेस आपने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, मतलब इनकम में से एक्सपेंसेस आपने माइनस करते हुए ये सब चीजें भी माइनस की है, तब जाके आपको ये नेट प्रॉफिट मिला है, बट ये सब चीजें जो आपने माइनस की है ये सब मेरे कैश से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट ये मेरा कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, जनरल ट्रांसफर किया आपने जनरल रिजर्व में वो भी मेरा कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये सब चीजें कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो आपको एड बैक करना है। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।